उदय प्रकाश हम सबके मतलब युवाओं के खास करके बहुत प्यारे साहित्यकार हैं। और उदय प्रकाश कवि के रूप में जो है उन पे बहुत कम चर्चाएं हुई हैं। जो रिसर्च करके हम सब आए हैं, बहुत सी बातें मुझे अभी यहाँ बैठ के पता चली। तो ये संवाद कितना सार्थक है। कई संदर्भ निकल के आए इस कविता के बारे में। जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि बिरजित खान पे खुद उदय प्रकाश ने कुछ एक संकेत दिए हैं। इसके अलावा बहुत बातचीत इस पे नहीं हुई। ये एक भाषा हुआ करती है जो संग्रह है, इस पे कुछ चर्चाएं होती हैं, पर एक भाषा हुआ करती है कविता तक आने के बाद आगे नहीं बढ़ते बिरजित खान तक। तो नीलांबर का भी बहुत शुक्रिया कि आपने एक ऐसी कविता चुनी। जब बातचीत हुई कि आपको इस मंच से इस कविता के बारे में कुछ बात करनी है, तो कहा गया कि लंबी कविता है। पर हिंदी में जिस तरह से लंबी कविताएं होती हैं, हम सब ने अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस और ऐसी लंबी कविताएं पढ़ी हैं, उसकी तुलना में बहुत छोटी कविता है। लेकिन ये बड़ी कविता है, लंबी नहीं है लेकिन बड़ी कविता है, क्योंकि इसके संदर्भ इतने व्यापक हैं और इसमें जो गहराई है भावों की भी और साथ ही साथ इतिहास के जो तमाम संदर्भ हैं उसमें, कि इस एक कविता को समझने के लिए तो कई रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ी। मिडिल ईस्ट का जो इतिहास है वो पढ़ना पड़ा। फिर 2001 और 2 से जो महत्वपूर्ण संदर्भ उन्होंने उठाए, जो घटनाएं खास करके पूरब में हुई। उदय प्रकाश कहते भी हैं एक उनकी कविता से कि पश्चिम के आकाश में क्यों उग रही हैं इतनी कुल्हाड़ियां, हिंसा क्यों है इतनी पूरब की हवा में, जो हारा है हर बार उसे मारा क्यों जा रहा है बार बार, अपने आप से डरता हुआ पूछता हुआ लगातार, क्यों सिर्फ गरीब या क्यों सिर्फ अमीर नहीं है सारा संसार, जिसके पास है सबसे ज्यादा विचार, क्यों वही पाया जाता है सबसे अधिक लाचार। एक भाषा हुआ करती है कविता से। तो ये जो पूरब पे लगातार हमले हो रहे थे, मुझे लगता है, मेरा जो मानना है कि यह कविता कहीं ना कहीं एक संस्कृति विमर्श है। मैंने इसको 2 आधारों पे देखा, पर उसके पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ उदय प्रकाश केवल एक पाठक के तौर पे आई हूँ। युवा संवाद में कुछ क्योंकि आलोचक मैं नहीं हूँ। मेरे गुरु यहाँ मौजूद हैं, वेदरामन सर, उन्होंने मैं पढ़ाया आचार्य शुक्ल को। आचार्य शुक्ल ने कहा कि आलोचक बनने के लिए आपको मर्मग्राहिनी प्रज्ञा चाहिए, बहुत सूक्ष्म अध्ययन चाहिए और पर्यवेक्षण बुद्धि चाहिए। तो ये सब चीजें अभी कम है। तो आलोचक के स्तर पे, विषय के विशेषज्ञ के स्तर पे तो मैं नहीं बात कर सकती, लेकिन एक पाठक के स्तर पे। और स्वयं उदय प्रकाश ने कहा कि उन्हें आलोचकों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वे रचना के कंधे पे चढ़ के उसकी परछाई को बौना कर देते हैं। इस बात के भी बहुत गहरे अर्थ हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अपने पाठक पे भरोसा है, क्योंकि वो कविता में या भावों का शेयर होल्डर होता है। तो एक छोटे से शेयर होल्डर के तौर पे ही अपनी बात में कहूंगी। शेयर होल्डर भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन के हमारे अनुभव उदय प्रकाश के अपने अनुभवों की तुलना में बहुत थोड़े हैं। और हिंदी में उदय प्रकाश जितने ज्यादा हैं, हिंदी के जितने सांस्कृतिक पक्ष हो सकते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हो सकती हैं, पत्रकारिता से लेके अध्यापन से लेके फिल्म मेकिंग तक, सब में वे रहे हैं और फ्रीलांसिंग भी करते हैं। तो एक पाठक के तौर पे ही अपनी बात कहूंगी। सबसे पहला ही सवाल, जब कविता हम पढ़ते हिंदी में, हम पहली पंक्ति आती है तो सबने डिफाइन करने की कोशिश की हिंदी में हम। अनूप ने कहा भी कि हिंदी में हम, हिंदी में मैं, वे नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं। तो पहला ही सवाल आता है कि हम कौन है। तो उस हम को खोजने की कोशिश की। उस हम में एक तो हिंदी में जितनी मैं हूँ, कई जगह पढ़ाने भी जाती हूँ और मुझे हर बार उन जगहों पे जाके कहना पड़ता है आई एम सॉरी, कैन आई स्पीक इन हिंदी। तो हिंदी में मैं इस तरह से हूँ कि मुझे अपनी भाषा को बोलने के लिए भी एक जो है अपोलोजाइज करना पड़ता है, पहले से एक सफाई देनी पड़ती है कि मैं इस भाषा में बात करूंगी। तो ये हिंदी बहुत व्यापक है और इसका हम भी बहुत बड़ा है। पर उदय प्रकाश का हम कौन सा है, उस पर उदय प्रकाश की ही कुछ पंक्तियां कि अपनी ही भाषा और अपने ही लोकतंत्र के भीतर हम अबू गरीब के कैदी, अपने ही कुएं का तेल, अपनी ही नदी का जल पीने को प्रतिबंधित, हथियारों के उत्सव समारोह में अंगोछे में छिपाए अपना मुंह, बैठे हैं सबसे पीछे की कतार के एक धुंधले कोने में, छाती दबाकर रोके हुए अपनी खांसी और अपना बलगम। ये वो हम है
जो अब यहाँ मुझे नहीं लगता कि वो हम मौजूद है, फिर भी हम जो हैं उस हम के हितैषी तो ज़रूर है, तो उनकी बात हम यहाँ कहें। ये जो हम है हिंदी का, जो अपनी ही भाषा के भूगोल में और अपनी भाषा के तंत्र में शोषित है सबसे ज़्यादा, जबकि उस भाषा को वही अपने कंधों पे उठाए हुए है। उदय प्रकाश के यहाँ उनकी कविताएं पढ़ते हुए मैंने देखी कि कुछ एक बातों में दोहराव है, लेकिन ये ऐसे दोहराव हैं जो ज़रूरी हैं। कुछ एक बातें होती हैं जिनको दोहराया जाना ज़रूरी होता है। कई बार खास करके सोशल मीडिया के दौर में हमें लगता है कि हमारी हर पोस्ट, हर बात जो है उसमें कुछ नया हो, लेकिन बहुत सी ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं जिनको बार बार उठाना ज़रूरी है, और उदय प्रकाश अपनी कविताओं में कुछ एक बातों को बार बार उठाते हैं। उसी में हिंदी में हम के साथ ही भाषा पे बात करते हैं, और एक उनके जितने साक्षात्कार मैंने सुने, कुछ एक बातें उन्होंने हूबहू रिपीट की। एक बात वो एंगल्स को कोट करते हुए कहते हैं कि भाषा जो है वो प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस है, व्यवहारिक चेतना है। हिंदी की जो व्यवहारिक चेतना कैसी है, ये किस तरह से हायरार्की से बनी हुई है, और इसमें जो उस भाषा को पालने पोसने वाला है सबसे निचले तबके का, वो किस तरह शोषित है, किस तरह सबसे पीछे बैठता है, कई बार तो नहीं भी बैठता है। अब ये जो हम है ये तो तय हो गया, और उदय प्रकाश कहते भी हैं कि मैं जो हूँ, मेरे पास एक राशन कार्ड पे मेरा नाम है, इसके अलावा मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हूँ, मैं हिंदी का वही मार्जिनलाइज्ड या आम नागरिक हूँ। इस हम में रहते हुए वे अपने आप को बिरजित खान से या हिंदी के हम को रिलेट करते हैं। तो इस कविता के सारे पक्षों पे बात हो चुकी है, अब इसको दोहराऊंगी नहीं। कुछ एक बात जो मुझे लगती है अपनी तरफ से, दो एक बिंदुओं में, कि इस कविता को दो स्तरों पे देखें। एक व्यक्तिगत स्तर पे उदय खान बिरजित खान से जो रिलेट कर पाते हैं, इसके संदर्भ में एक बातचीत मुझे याद आती है, ओम निश्चल से उदय प्रकाश की बातचीत। उसमें काफ़ी लंबी बातचीत है, साक्षात्कार में 2004 में प्रकाशित हुआ था, मार्च अप्रैल। तो काफ़ी लंबी बातचीत में दो छोटे छोटे सवाल थे। बहुत कम ऐसे साहित्यकारों से या बहुत इस तरह की जो फॉर्मल बातचीत होती है उसमें ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, पर उन्होंने पूछा कि आपको खुशी सबसे ज़्यादा किस बात से मिलती है, और फिर अगला सवाल उन्होंने पूछा कि आपको डर सबसे ज़्यादा किस बात से लगता है। तो जो जवाब उन्होंने दिया कि किस बात से आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है, उन्होंने कहा कि जब मैं किसी काम के बाद घर वापस लौटता हूँ, घर में सबको ठीक पाता हूँ, खाता हूँ और आँख पेट भर सोता हूँ, तो इस बात से खुशी मिलती है। और उन्होंने कहा कि डर किस बात से लगता है। उदय प्रकाश कहते हैं अफवाहों से डर लगता है। मैं मानता हूँ कि हिंसा और क्रूरता के सभी उपक्रम अफवाह और झूठ की खाद पर पनपते हैं। आज हिंदी में और हिंदी के साथ ही पूरे देश में, क्योंकि जब हिंदी की बात होती है, अभी हिंदी थोपने की बहुत बात चल रही थी, मेरा खुद का स्टैंड भी इस पे जो है बहुत क्लियर नहीं था कि हम क्या माने, क्या हिंदी थोपी जा रही है। तो इस पे प्रकाश भानु मेहता का एक लेख पढ़ा, उन्होंने कहा कि बात केवल हिंदी की नहीं है, आप हिंदी को थोपने की बात कहते हैं, इसको जो है भारतीय भाषाओं के जो है प्रतिद्वंदिता में रख के देखते हैं। लेकिन देखिए कि हिंदी की जो स्थिति है वही तो भारत के दूसरे वर्नाक्युलर्स की भी है। उस भाषा मतलब सबको मिल करके एक बड़े साम्राज्यवाद से, जो कल्चरल एक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है आपकी भाषाओं को, और उस भाषा में आप अपनी बौद्धिक गतिविधियां कर सकें, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। लेकिन सारा मामला हिंदी के खिलाफ हिंदी थोपने पे चल रही है। और इसमें कितने सारे अफवाह, हिंदी की जो खुद की अपनी जनता है, हम सब, हमारी भाषा भी अफवाहों की भाषा बन के रह गई है, झूठ की भाषा बन के गई है। वही झूठ और अफवाह, हिंदी का वो हम जो सबसे निचले तबके का है, यहाँ जो बैठे हैं हम सब, आप सब प्रखर बौद्धिक, उनकी बात नहीं है, लेकिन जो आम हिंदी भाषी जनता है उसको हिंदी में केवल अफवाहें मिलती हैं, केवल झूठ मिलता है, ज़्यादा इससे बड़ा कोई उसके लिए बौद्धिक खाद नहीं है। और ये कितनी हिंसक बात हो जाती है कि उन्हीं अफवाहों और हिंसा की वजह से वो कभी मॉब लिंचिंग करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। कई तो हमारे दोस्त और रिश्तेदार भी इस चक्कर में छूट चुके हैं, इसी हिंदी में रहते हुए, इन्हीं अफवाहों और झूठ के चलते।
तो ये जो डर है उदय प्रकाश का, और ये जो खुशियाँ हैं, खुशी कि जब मैं घर वापस आता हूँ तो देखता हूँ सबको ठीक पाता हूँ। अब बिरजित खान में जो उन्होंने वो डिटेलिंग दी, कैसे अपने भेड़ों और मेमनों को देखता है, बिरजित खान के नज़रिए से ही उन्होंने उन भेड़ों और मेमनों को देखा, उनके लिए कितना सुंदर उनका चित्र जो है प्रस्तुत किया। तो ये एक इंसान के तौर पे उनकी जो सरलता है, वह व्यक्ति जिससे हम आम लोग भी रिलेट कर सके, ऐसे कवि। और साथ ही उनका डर अफवाहों वाला, वे अफवाहें जो एक पूरी की पूरी संस्कृति को, इतिहास की पूरी एक यात्रा को जो है अचानक से तबाह कर सकते हैं। दो चीज़ें मैंने मतलब कई बार मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी समझने में, गुजरात में वली दकनी, और मतलब कुछ एक चीज़ें तो पता थी, हम उस दौर में बड़े हो रहे थे, वो बहुत छोटे थे, तो वो जो संदर्भ है तुरंत स्पष्ट नहीं होते, उसके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। तो बामियान में बुद्ध से ले करके और गुजरात में वली दकनी तक काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ी, तब समझ में आया कि इसके बीच में ये जो उन्होंने, ऐसा लगता है कि फ्रेज ऐसे ही रख दिया है, लेकिन बहुत एक सोचा समझा प्रयास है इसके पीछे, कि बामियान में बुद्ध, वो सिल्क रूट, उसमें वो मूर्ति बनी हुई है, और वो रूट जो है केवल व्यापारिक संपर्क का नहीं था, बल्कि उससे पूरब की पूरी संस्कृति तैयार हुई थी। ग्लोब का जो ईस्टर्न पार्ट है, हमारी अपनी संस्कृति, वो केवल भारत की या हिंदी की संस्कृति नहीं है, बल्कि पूरा जो ईस्ट है, जो पूरब है, जिसके आकाश पे वो कहते हैं कि पश्चिम से आकर के उल्का पिंडों की तरह बम बरसते हैं और बिरजित खान के चिथड़े उड़ाते हैं वो। तो ये संस्कृति कैसे बनी है, कई जातियाँ, कई सभ्यताएं, कई भाषाएं आकर के इसमें मिली, उसी तरह से तो हिंदी भी बनी है। किसी एक ने हिंदी को नहीं बनाया है, कई संस्कृतियाँ, कई सभ्यताएं, इस संदर्भ में भी बात हुई है, हिंदी कैसे बनी। तानिया ने हिंदी का जो पूरा संदर्भ है साहित्यिक, उसको सामने रखा। अब इससे वो जोड़ते हैं, उनकी जो चिंता है केवल इस बात की नहीं, वे खुद कहते हैं एक जगह अपनी कविता को पढ़ते हुए कि जैसे वो अपनी भेड़ों की चिंता करता है, उसी तरह से हम अपनी चिंता न करके अपनी रचनाओं की चिंता करते हैं। पर उदय प्रकाश इस कविता में केवल रचनाओं की चिंता नहीं है, बल्कि एक पूरी संस्कृति की चिंता है जो बहुत बहुलतावादी है, जिसमें प्लुरैलिटी है, कई जातियों के, कई धर्मों के, कई संस्कृतियों के स्वर हैं जिनसे मिल करके बनी है, उसको जो ख़त्म करने की कोशिश है। बिरजित खान पे जो हमला हुआ, उसके गांव पे जो हमला हुआ, उसके पीछे के कारण जो भी बताए जाते रहे हों, लेकिन ये तो है एक बहुलतावादी संस्कृति को ख़त्म करके एक खास तरह की पूंजीवादी साम्राज्यवादी संस्कृति को वहाँ हावी करना। तो यही संदर्भ मुझे इस कविता का समझ में आया। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यह मौका देने के लिए निरांगों को बहुत बहुत धन्यवाद।